नमस्कार। जनता जानना चाहती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल सर्विस। कल यानी सोमवार के दिन सदन के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लाया कि जिहाद करने वाले और एसी/एसटी का धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को अब आजीवन कारावास दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान उसमें रखा गया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे प्रदेश हैं जो लव जिहाद और एसी/एसटी को जिस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, काफी जो है चिंता का विषय बना हुआ है। और उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सोमवार के दिन एक अध्यादेश लाया कि लव जिहाद करने वाले और एसी/एसटी का धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को अब आजीवन कारावास हो सकता है और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। आज उसी लव जिहाद और एसी/एसटी धर्म परिवर्तन के मामले पर जो आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और उस चर्चा में आज हमारे साथ जो हमारे जो खास मेहमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष संजय पांडे जी हैं, जो कि डीसीएसके पीजी कॉलेज मऊ के बड़े छात्र नेता भी रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारे जो दूसरे आज खास मेहमान हैं वो कांग्रेस की तरफ से जो है कांग्रेस के प्रवक्ता और अकबरपुर लोकसभा के प्रभारी रहे रमन पांडे जी हैं। आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, खूब स्वागत और अभिनंदन है। आप बार बार जो है हमारे चैनल पर आकर के जो है डिबेट का हिस्सा बनते हैं, वार्ता का हिस्सा बनते हैं, तो आप दोनों हमारे अतिथियों का बार बार स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। और हम बातचीत शुरू करते हैं सबसे पहले संजय पांडे जी से। संजय जी, जिस तरह से कल सोमवार को एसी/एसटी धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को लेकर के कानून लाया गया और आजीवन कारावास का जो है प्रावधान बनाया गया, उस पर कितना लाभ और क्या स्थिति बन सकती है प्रदेश में? देखिए सर, कोई भी सरकार हो, सरकार की प्राथमिकता होती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक ठाक रहे और सबको अपनी सीमा के अंदर ही रहना चाहिए। धर्म परिवर्तन यह एक बहुत गंदा काम है। धर्म परिवर्तन लोभ दे करके, झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके यह धर्म परिवर्तन जो लोग कराते हैं यह उचित नहीं है किसी भी प्रकार से। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, सबकी धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्म के हिसाब से लोगों को समाज में जीने का अधिकार है। आदरणीय योगी जी ने जो यह कानून लाया है यह स्वागत योग्य कानून है। बिना शक्ति के न भय पैदा होगा और न तो कानून व्यवस्था ठीक होगी। मैं इस कानून का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। रमन जी, आपको क्या लगता है कि कल जिस तरह से सोमवार के दिन सदन के अंदर जो है अध्यादेश लाया गया कि लव जिहाद करने वाले और एसी/एसटी का जो है धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि धर्म परिवर्तन के बारे में बहुत पहले महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि धर्म कोई कपड़ा नहीं है कि जब चाहे आप उसको बदल लें और पहन लें, जी, धारण कर लें। तो इस पर अगर कानून बनता है कि कोई प्रलोभन दे करके आपका धर्म परिवर्तन कराता है तो यह जायज़ नहीं है, इस पर कानून बनना चाहिए। लेकिन उसमें आपको एक बात भी बताना चाहेंगे कि आखिर आप देखे होंगे कि धर्म परिवर्तन किसके हो रहा है। आप जाएंगे तो देखेंगे दलित आदिवासियों। मैंने तो पहले बताया है ना कि एसी/एसटी के धर्म परिवर्तन को लेकर मैं बता रहा हूँ आखिर क्यों वहाँ हो रहा है, क्यों नहीं हमको कोई आके हमारा धर्म परिवर्तन करा लेता है। जी, हमारे पास भी तो लोगों को आना चाहिए। लेकिन दलित आदिवासियों, आज उनकी स्थिति क्या है, सरकार को इस पे भी विचार करना चाहिए। देखिए, वो धर्म परिवर्तन करके हिंदू से ईसाई बनने में या किसी भी धर्म में जाने के लिए क्यों तैयार है? उसको रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था सुनिश्चित, वो जानता है कि इस धर्म में से इस धर्म में निकल के जाएंगे तो हमको कुछ राहत मिल जाएगी, कुछ हमको ठीक। मैं आपके कहने की तात्पर्य सरकार का जो मूल काम है, हम आपके कहने का तात्पर्य समझ गया कि वो लालच दे करके या लालच के बस जो है वो धर्म परिवर्तन करते हैं। सीधा सा है कि धर्म परिवर्तन का आज तक जो हमको कारण समझ में आया कि वो वही लोग जाते हैं कि जहाँ पे जो धर्म परिवर्तन कर रहा है या तो एकदम समाज से वह मुख्य धारा से जुड़ा ही नहीं है,
समाज में उनकी बहुत ही कोई स्थिति ही नहीं है, तो वह धर्म परिवर्तन करके जाकर के संजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, रमन जी ने जो कहा है कि वही लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं जो कि समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। क्या आज भी 70 साल में लोग ऐसे हैं जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, या उस अंतिम व्यक्ति को लोकतंत्र में जो है उनका अधिकार नहीं मिला है, ऐसा कहीं है क्या? देखिए, देश बहुत बड़ा है और अधिकार जब देश आजाद हुआ, संविधान ने सबको अधिकार दे दिया। कुछ सरकारों में हर सरकार काम करती है, लेकिन मैं इस बात को मान रहा हूँ कि कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अभी सुविधाएं पर्याप्त नहीं पहुँच पाई हैं। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि उनको धोखा दे करके, उनको लालच दे करके और उनको धर्म से हटा करके दूसरे धर्म में जोड़ा जाए। और इसके खिलाफ अगर कानून बना है तो वह कानून स्वागत योग्य है और होना भी चाहिए। कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म की एक अलग सोच होती है, एक अलग सिद्धांत उसका होता है, और अपने अपने धर्म के प्रति सभी लोगों को सजग रहना चाहिए। और धर्म परिवर्तन से विकास नहीं होगा। लोगों की मानसिकता जब बदलेगी और विकास करने और विकास का सुखानुभूति लेने का जब हम स्वयं विचार करेंगे, तब जाकर के मामला ठीक है। लेकिन सवाल तो ये भी पैदा होता है कि पिछली सरकारें हों चाहे इधर की सरकारें हों, इन सारी सरकारों ने जो है मूलभूत सुविधाएं जो है उनके लिए जो है रोजगार भी मुहैया कराया, उनके लिए आवास भी मुहैया कराया। ऐसी चीजें हैं कि उनको मुख्य धारा से और विकास की धारा से दूर है। एक मिनट में आपका ध्यान ले चलूंगा झारखंड के जो है, मैं डाल्टनगंज, पलामू और तमाड़ में भी मैं गया हूँ और मैं आदिवासियों के बीच में रहा हूँ। आदिवासियों की स्थिति मैंने देखा है, वहां भी आदिवासियों का जो है कार्ड बना हुआ है, ठीक है, वो आयुर्वेद पे विश्वास करते हैं, जड़ी बूटियों से अपना इलाज करते हैं। उसके बाद भी सरकार जो है कैंप लगा करके उनका जो है आयुष्मान कार्ड बनवा रही है। महीने में 2 बार उनको राशन मिलता है, वहां गाड़ियों से राशन जाता है और राशन बांटा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो आदिवासी हैं, जो जंगली हैं, जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, जो जंगल छोड़ करके, पहाड़ छोड़ करके फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। मैंने जो है आज के 1.5 दशक पहले का भी जो है झारखंड देखा है, जहां जाने के लिए डाल्टनगंज और पलामू में जो है एक बरबैया गांव है, वहां जाने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन आज वहां जो है 2 लेन बन चुका है, वहां सारी सुविधाएं मुहैया हो गई हैं, वहां हॉस्पिटल बन रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदानी भाग हो, समाज के अन्य व्यक्ति को नहीं जोड़ा जा रहा है। सबके लिए सरकारें काम कर रही हैं, पिछली सरकारें भी काम की है, 2014 के पहले की भी सरकारें काम की हैं और 2014 के बाद की भी सरकारें काम कर रही हैं। ऐसे में जिस तरह से जो है आज उत्तर प्रदेश सरकार में कानून लाना पड़ा, क्या ये राष्ट्र के लिए, ये प्रदेश के लिए और धर्म परिवर्तन कराने वाले और लव जिहाद करने वालों के लिए सबक नहीं है क्या? नहीं, देखिए, जो आप लव जिहाद पे बात कर रहे हैं, मैंने भी देखा कि लव जिहाद पे कानून बन रहा है। तो आप ये बताइए कि लव जिहाद की परिभाषा क्या है? लव जिहाद की परिभाषा क्या है? मैं तो देख रहा हूँ कि समाज में ऐसे भी लोग हैं कि गैर हिंदू, गैर मुस्लिम ऐसे नौजवान हैं कि जो शादियां कर रहे हैं। शादी करना धोखे में। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक कोई दूसरे धर्म का लड़का है, दूसरे धर्म की लड़की है, शादियां हो जाती हैं, उसके बाद 6 महीना बाद, साल भर बाद क्या पता चलता है कि उसने छिपा कर किया, लव जिहाद हो गया। ये क्या है? कौन सी परिभाषा है? समाज में तो ऐसे, अब देखिए, हमारा अगर कोई 18 या 21 साल का लड़का लड़की है, वयस्क है, अगर वह सेल्फ डिसीजन लेता है, तो क्या है कि लव जिहाद शब्द इस भाजपा सरकार ने उसको इजाद किया है। वसीम रिजवी फिर आपके पास लौटते हैं प्रमन जी। संजय जी, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद नामक शब्द दिया है। नहीं, लव जिहाद का शब्द ये भाजपा का शब्द नहीं है, यह शब्द बहुत पुराना है। अभी है कि भाजपा सरकार इस पर काम कर रही है, अभी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का शब्द है। देखिए, लव जिहाद में मैं रमन जी 1 मिनट आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो आपने पूछा है कि लव जिहाद का परिभाषा क्या है, लव जिहाद का परिभाषा यह है कि 22 टुकड़े फ्रीज में पाए जाते हैं, प्लास्टिक के बोरे में भर करके फेंक दिया जाता है, इसको लव जिहाद है। उसके बाद 6 महीना बाद, साल भर बाद क्या पता चलता है कि उसने छिपा कर किया, लव जिहाद हो गया। ये क्या है? कौन सी परिभाषा है? समाज में तो ऐसे, अब देखिए, हमारा अगर कोई 18 या 21 साल का लड़का लड़की है, वयस्क है, अगर वह सेल्फ डिसीजन लेता है, तो
क्या है कि लव जिहादी शब्द इस भाजपा सरकार ने उसको इजाद किया है। पांडे जी बहुत बड़ा आरोप लगा है। वसीम रिजवी फिर आपके पास लौटते हैं प्रमन जी। संजय जी बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद नामक शब्द दिया है। नहीं, लव जिहाद का शब्द ये भाजपा का शब्द नहीं है, यह शब्द बहुत पुराना है। अभी है कि भाजपा सरकार इस पर काम कर रही है, अभी आरोप लगा रहे हैं कि ये भाजपा का शब्द है। देखिए लव जिहाद में मैं रमन जी 1 मिनट आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो आपने पूछा है कि लव जिहाद का परिभाषा क्या है, लव जिहाद का परिभाषा यह है कि 22 टुकड़े फ्रीज में पाए जाते हैं, प्लास्टिक के बोरे में भर करके फेंक दिया जाता है, इसको लव जिहाद कहते हैं। पहले हम अपने प्रेम में फंसाते हैं, शादी करते हैं और फिर उसके 22 टुकड़े करते हैं, इसको लव जिहाद करते हैं। शायद मेरी बात आपको बुरी लग रही हो या दूसरे लोगों को बुरी लग रही हो, लेकिन अब तक मैंने जितना लव जिहाद देखा है, मैंने यही देखा है कि किसी की लाशें जो है किसी के टुकड़े फ्रीज में पाए जाते हैं और किसी के जो है बोरे में और प्लास्टिक में करके रोड के किनारे पाए जाते हैं। आगे कंटिन्यू करिए। आप बताइए हमको कि लव जिहाद में तो एक समझ में आ रहा है कि अमुक धर्म का लड़का अमुक धर्म की लड़की, लेकिन सेम धर्म के जहाँ पे आपका दहेज के लिए विवाहिता फांसी लगा दे रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए यह सरकार जो, देखिए समस्या कहाँ से इस सरकार में है। सरकार जो है मनगढ़ंत मुद्दे ला करके जनता को जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोजगार, शिक्षा, आज उत्तर प्रदेश में नौजवान जो है चुनाव के बाद योगी जी नौकरियों की बौछार कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। आज तक वह नौकरियां कहाँ थी? यह सरकार बनेगी। देखिए मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आप शांत हो रहे हैं, आप शांत हो रहे हैं। आप लव जिहाद पे आइए, आप SC ST पे आइए, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। आज तो मैं देखा हूँ सदन चल रहा था, एक विपक्ष का सदस्य शिक्षा मित्रों को लेकर के आवाज उठाया है, उस पर कोई सत्ता पक्ष का मंत्री कह रहा है कि आप उसकी तुलना फलाने पशु से कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आज जो शिक्षा मित्रों की दुर्दशा है, आज वह सदस्य बोल रहे थे कि मैं एक मंत्री के घर गया, उनसे पूछा, उनका गार्ड कुत्ता लेके खड़ा था, पूछा कि आप कितनी सैलरी पाते हो, कितनी तनख्वाह पाते हो, तो उन्होंने बताया 20,000। तो उन्होंने सदन में बात रखी कि ये बताइए कि कुत्ते को टहलाने वाला गार्ड जो है वह 20,000 पा रहा है, और जो शिक्षक सुबह से लेकर शाम तक विद्यालय में पढ़ा रहा है वह 10,000 रुपया मात्र पा रहा है। उन्होंने इतना ही नहीं कहा। पंडित जी आप जो है, हम आपकी बात को समझ गए, आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ गया। हिंदुस्तान में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, प्राइवेट ऐसी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों को 2.5 लाख रुपया देती हैं और गवर्नमेंट 70,000 से 80,000 रुपया देती है। तो हम सैलरी पे चर्चा नहीं कर सकते, कुत्ता टहलाने वाले पे चर्चा नहीं कर सकते कि मंत्री जी कुत्ता टहलाने वाले को 20,000 देते हैं कि 50,000 देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है, जो कानून लाया गया है, उसके तहत उनको सैलरी मिलता है। हाँ, इतना जरूर है कि एक आम आदमी 10,000 रुपए में अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। शिक्षा मित्रों के साथ मैं भी खड़ा हूं और हिंदुस्तान के सारे लोग खड़े हैं, उत्तर प्रदेश के सारे लोग खड़े हैं। शिक्षा मित्रों की सैलरी भी राज्य सरकार के कर्मचारी के बराबर मिलना चाहिए। जितने भी संविदा के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी राज्य सरकार के वेतन के बराबर मिलना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं, लेकिन किसको कितना मिलता है हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। आज का डिबेट मैं यहीं खत्म करता हूं, समय समाप्त हो चुका है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज।